हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आपका सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज 23 जून है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। जो पहला आर्टिकल हमने चूज़ किया है, द क्लीन अप बिगिंस। ये आर्टिकल एडिटोरियल है और इसमें डिस्कस किया गया एनपीए की जो प्रॉब्लम है उसको आरबीआई कैसे डील करने जा रही है। तो आरबीआई को नए पावर्स दिए गए हैं। नए पावर्स आने के बाद आरबीआई डिसाइडेड टू क्रैक द वेब, मतलब आरबीआई ने इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए एडवाइस ऑफ इंटरनल एडवाइजरी कमेटी टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी अगेंस्ट 12 borrowers हु आर हैविंग मोर देन 5,000 करोड़ लोन्स। अभी एनपीए की प्रॉब्लम क्या हुई है, लोगों को एनपीए की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 7 लाख करोड़ से ऊपर का एनपीए हो गया है। तो इस चीज़ से डील करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, अभी जो लेंडर कंजोर्टियम है, जो लेंडर के जो पूरे बैंक के ग्रुप हैं, उन्होंने क्या किया, जो जब से नए आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है तो उसके बिहाफ पर ये काम करना चाह रहे हैं। जो इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम है या जो एनपीए की प्रॉब्लम है उससे डील करना चाह रहे हैं। और ये जो स्टेक होल्डर हैं वो कौन से हैं, इसमें ज़्यादातर स्टील मेकर्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं। स्टील मेकर्स क्यों हैं, क्योंकि चाइना ने क्या किया है, बहुत सारा अपना माल जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया है और उनका बहुत ही चीप उनका माल होता है, इसलिए हमारी जो कंपनियां हैं वो उनसे कम्पीट नहीं कर पा रही हैं। आखिरकार गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बहुत ही काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ लगाई या और सारी ड्यूटीज़ लगाई, लेकिन उसके बाद भी उनके जो प्रोडक्ट थे वो बहुत ज़्यादा सस्ते थे, तो हमारी स्टील कंपनी जो क्या थी वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी। अभी क्या हुआ, लेंडर कंसोर्टियम जो है उसने जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक्सेप्टेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होती है, उसने क्या किया है, जो एनपीए प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग है, लेंडर कंसोर्टियम ने एप्लीकेशन फाइल किया था तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर जो है कहते हैं ये कंसोर्टियम, ये बैंकों का जो ग्रुप है वो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग आगे बढ़ा सकता है। अब डिपेंड इन्हीं की वर्किंग के ऊपर होता है कि ये बैंकर ग्रुप जो है वो कैसे इस पर जो है कहते हैं फॉलो करते हैं, कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए जो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब एट स्टेक। इन सब सारी कंपनियों में जो लगभग हज़ारों जॉब ऐसी हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इससे जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को भी देखना है कि कैसे इन लोगों को कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, कैसे इन लोगों को जो है आगे चैनलाइज किया जाएगा। तो इन जो अभी वैसे भी जॉब की प्रॉब्लम आ रही तो और सारी जॉब की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट और भी ज़्यादा घिर जाएगी। तो इस आर्टिकल में ये एनपीए का प्रॉब्लम डिस्कस किया गया। दूसरा आर्टिकल जो है आगे दूसरा आर्टिकल है गेम ऑफ थ्रोन्स। ये बहुत ज़्यादा खास आर्टिकल नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सऊदी अरेबिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में है। थोड़ा सा इसमें जो 2-3 मेन पॉइंट है उसको हम जो है कहते हैं डिस्कस कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के प्रिंस हैं उनको आगे जो है कहते हैं प्रिंस घोषित कर दिया गया है। इनके जो फादर साहब हैं वो लगभग 80s के हैं, 80s की एज में हैं, वो ज़्यादातर अब आराम ही करते हैं, वो काफ़ी बीमार रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, मोहम्मद बिन सलमान को जो है कहते हैं अपना प्रिंस घोषित कर दिया गया है। इनको क्या किया जाता है, रिगार्डेड एज रिफॉर्मर। इनको रिफॉर्मर की तरह देखा जाता है। जैसे इन्होंने क्या किया है, बहुत सारा प्राइवेट इंटरप्राइज को आगे बढ़ावा दिया है और वुमेंस राइट्स को इन्होंने बढ़ावा दिया है। जो एडिक्शन टू ऑयल था, जो ऑयल क्या कहते हैं इकॉनमी मानी जाती है सऊदी अरेबिया, तो उस पर जो है कहते हैं इन्होंने थोड़ी सी लगाम लगाई है। उससे थोड़ा सा ये हट करके, लीक से हट करके काम करना चाहते हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि जो कहते हैं ये रिफॉर्मर होने के साथ साथ मोर हॉकिस है। हॉकिस और डबिस में क्या फ़र्क होता है, डबिस जो होता है एक पक्षी होता है वाइट कलर का, वो जो है शांति का प्रतीक होता है, और हॉकिस जो है बाज होता है। बाज जो है एग्रेशन का प्रतीक होता है, वो जो है लोगों को एग्रेशन या एग्रेसिव पॉलिसी जो फॉलो करते हैं उस कंट्री को मोर हॉकिस कहते हैं। अब ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कहाँ से आ रही हैं। जैसे इनकी जो अनरियलिस्टिक एम्बिशन एंड क्वेस्ट फॉर पावर है वो इंटायर गल्फ रीजन को भी प्रॉब्लम में खड़ा कर सकती हैं। किंगडम को ही नहीं, पूरे गल्फ रीजन में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो एम्बिशन है वो नज़र आ जाते हैं। जैसे अभी जो इनके किंग हैं वो तो काम करते नहीं हैं, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है वो इन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे एक यमन जो छोटा सा कंट्री है, बहुत पुअरेस्ट कंट्री है अरेबियन पेनिनसुला में, वहाँ पर हाउती रिबल्स जो हैं, जो उनको सिया समुदाय के वो होते हैं, उनके ऊपर ये जो है कहते हैं बहुत बॉम्बिंग कर रहे हैं, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। वो सिर्फ इस बात के लिए कि अगर यहाँ पर सिया समुदाय के लोग अगर आ गए, अगर वहाँ पर जो मजबूती से रहने लगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। जो सुन्नी बाहुल जो क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया किंगडम है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सिर्फ इस बात को कि आप दूसरे सेक्ट से हो या दूसरे आप सेक्ट को मानते हो, तो इसलिए
अगर उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उनको टेररिस्ट घोषित करके अटैक हो रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाली बात है। या दूसरी बात, इनका एंटी तेहरान जो क्या कहते हैं रूल रहा है। जैसे तेहरान जो है ईरान की कैपिटल है, वो सिया बेस्ड कंट्री है, सिया मेजॉरिटी कंट्री है, और ये सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है सऊदी अरेबिया, तो इसलिए वहाँ पर इनका एंटी तेहरान बहुत ज़्यादा इनका एटीट्यूड रहा। अभी पार्लियामेंट पर भी तेहरान में अटैक हुआ है, तो उस पर भी लोगों ने सवाल खड़ा किया कि इसमें सऊदी अरेबिया का रोल हो सकता है। अभी रिसेंटली जो ब्लॉकेड ऑन कतर आया है, जैसे पूरा वहाँ पर ब्लॉकेड कर दिया गया है, पूरे अरेबियन 4 मेजर जो कंट्री उन्होंने ब्लॉक कर दिया है कतर को। अब हमारा वहाँ पर स्टेक क्या है, हमारा वहाँ इंटरेस्ट क्या है? जैसे हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 6.5 लाख लोग हमारे इंडियन वहाँ पर रह रहे हैं, वो लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ आ जाती है कतर में, जो इंडिया के। अब उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली घोषित किया गया है कि अगले महीने से लगभग बहुत सारी फ्लाइट्स वहाँ जाएंगी, वहाँ के लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम इसमें डिस्कस किया गया है। जैसे रिफॉर्मर तो ये है ही, लेकिन कहीं ये मोर हॉकिस ना हो जाए या बहुत मोर एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो ना करने। तो इस आर्टिकल में यही 2-3 पॉइंट मेन थे, वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इस आर्टिकल को अगर आप ना भी पढ़ना चाहें तो काम चल सकता है, क्योंकि इसका ऐसा कोई बहुत खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तीसरा आर्टिकल जो है कीपिंग द 6th रिपब्लिक ऑन ट्रैक, डोंट रीड दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल को आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्रांस की बहुत ही इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में और बहुत ही डेटा के बारे में, अभी इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के वो चुन करके आए हैं प्रेसिडेंट, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसको आप डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप बिल्कुल मत पढ़ें, इसको छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। फिर हम 4th आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, डिबंकिंग मिथ्स अबाउट द कैटल रूल्स। अभी जो कैटल रूल्स, न्यू कैटल रूल्स आए हैं, उसके बारे में जो मिथ्स हैं, जो लोगों के गलत ख्याल है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और ये इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट का स्टैंड लिया है, और ये कुछ जो है कहते हैं क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब जब हम डिस्कस करते हैं क्या, ये जो पीसीए रेगुलेशन एंड लाइव स्टॉक मार्केट रूल्स 2017 जो आए, पीसीए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑन एनिमल्स। जो एनिमल्स पे क्रुएलिटी होती है, उनको जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्लॉटर किया जाता है, उससे उसको रेगुलेशन के लिए किया गया है। अब लैम्पूनिंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग शोर मचा रहे हैं इस बात के लिए कि ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट है और बहुत ही पॉपुलिज्म एजेंडा, ये डिवाइसिव एजेंडा, मतलब लोगों को बांटने की राजनीति करती है, या लोगों के गले के नीचे से मेजॉरिटी एजेंडा पुश करना चाहती है। सिर्फ क्या आप खाओगे क्या नहीं खाओगे वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिसाइड करेगी। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने पूरा क्लैरिफाई किया है कि ऐसा नहीं है, ये जो है कहते हैं दूसरी बातें हैं। और लोगों ने ये भी कहा कि दूसरा जो उनका पॉइंट था कि पीसीए 1960 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑन एनिमल्स 1960 का मिसयूज किया गया है, जिसके बेसिस पर ये पूरा रूल लाया गया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी रेगुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक मार्केट रूल जो 2017 आया है, ये कह रहे हैं कि क्लैरिफाई कर रहे हैं कि दे डोंट बैन स्लॉटर ऑफ काउज और कैटल इवन नॉट प्रिवेंटिंग फ्रॉम ईटिंग बीफ। ये स्लॉटर ऑफ काउज या कैटल को बैन नहीं कर रहे हैं, ना लोगों को बीफ खाने से रोक रहे हैं, बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रेगुलेटिंग सेल एंड स्लॉटर ऑफ द कैटल। अब इसके थोड़ा सा जो है कहते हैं हम उसमें हिस्ट्री में जाते हैं, या थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, या ये रूल कहाँ से। प्रॉब्लम नहीं है, तो रूल है। जैसे ये रूल आया गौरी मौलेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014 में। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि उन्होंने प्रिवेंट किया स्मगलिंग टू द नेपाल वो जो वहाँ पे बफलोज थी, बहुत सारी बफलोज जो है वहाँ पर। अब ये गढ़ी माई फेस्टिवल है या गधी माई फेस्टिवल है, आई डोंट नो, और अगर प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, मैं समझता हूँ ये गढ़ी माई फेस्टिवल होगा। नेपाल में एक फेस्टिवल होता है, वहाँ पर बहुत सारे बफलोज को जो है कहते हैं स्लॉटर किया जाता है, या स्लॉटर सेक्रीफाइस किया जाता है। तो उस पर जो है कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूल दिया था, वहाँ पर बैन तुरंत किया था कि स्मगलिंग नहीं कर सकते आप। और ये ध्यान देने वाली बात है, वो काउज पर नहीं था, ये बफलोज पर था। तो ये भी कहते हैं कि देखो ये बफलोज हो या काउज हो या कोई भी एनिमल हो, उस पर हम सब पर बात करते हैं, सब पर हम जो है कहते हैं काम करते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 2015 में एक कमेटी बनाई और उसने कहा कि आप गाइडलाइन दो और गवर्नमेंट को डायरेक्ट करो कि रूल्स बनाओ। और रूल्स जो बन करके आए 12 जुलाई 2016 को, गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया। जनवरी 2017 में लोगों के ऑब्जेक्शन या सजेशन को पता करने के लिए 30 डेज़ का उसमें टाइम दिया। तो लोगों के जब जो भी सजेशन थे, जो भी ऑब्जेक्शन थे, उसके आने के बाद फाइनली मई 2017 में इसको जो है कहते हैं फाइनलाइज कर दिया गया। इसमें रूल PCA 14H भी है। वो क्या करता है, लोग जो कहते हैं कि ये डिवाइसिव एजेंडा है या ये जो है कहते हैं कम्युनल बेसिस पे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें रूल 14H क्या कहता है, ये इवन प्रोहिबिट करता है पुटिंग डेकोरेटिव एंड ऑर्नामेंट्स ऑन द एनिमल्स।
फॉर एग्जांपल त्रिशूर पूरम एक फेस्टिवल है, वहाँ पे एलिफेंट को बहुत ज़्यादा डेकोरेट या ऑर्नामेंटेशन करके वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। अगर ये जो कहते हैं डेकोरेशन वहाँ पर नहीं होगी तो क्या होगा कि बहुत सारी वो इस फेस्टिवल का कोई वहाँ पर वजूद ही नहीं रह जाएगा। अब हमें करना क्या है, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो भी लोग बीफ या ये खाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है कि नहीं, ये डिवाइसिव एजेंडा नहीं है, ये कम्युनल बेसिस नहीं है, और हम जो कहते हैं सोसाइटी में जो हार्मोनी है उसको मेंटेन रखेंगे। तो लोगों को जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसमें जो है कहते हैं कॉन्फिडेंस मिले। उसके बाद जो है कहते जो मिथ है उसको जो है कहते हैं डीबंक करें। तो ये कैटल रूल के बारे में आर्टिकल था। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इज प्रोहिबिशन द आंसर। ये अभी जो कहते हैं लिकर बैन जो चल रहा है चारों तरफ, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें जो क्या कहते हैं अभी बिहार में जो है सबसे सक्सेसफुल माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 व्यू हैं जो हमेशा फ्राइडे को आता है, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू और सेंटर व्यू। हम तीनों व्यू को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो कहते हैं लेफ्ट व्यू में एक गोवा के रहने वाले सिटीजन है, उन्होंने डिस्कस किया गया है। जब मोरारजी देसाई हमारे जो कहते हैं पीएम, डिप्टी पीएम भी रहे, ये पीएम भी रहे, ये सीएम हुआ करते थे महाराष्ट्र के। तो इन्होंने जब विजिट किया था एक जगह को, तो वहाँ पर चैम्बर पॉट से इनके फादर साहब ने जो उन्होंने ये लेफ्ट व्यू लिखा है। चैम्बर पॉट क्या होता है, वो एक जो है कहते हैं ड्राई लैट्रिन पॉट होता है, उससे ग्रीट किया था, उसके गार्लैंड से ग्रीट किया था मोरारजी देसाई को। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि जो रूल फॉलो किए थे वो, यू कांट वॉक विद अ बॉटल, आप शराब की बॉटल से किसी भी स्टोर से बाहर नहीं निकल सकते थे मुंबई में। और 1962 तो क्या था कि सिर्फ पाल्ट्री अमाउंट ऑफ फॉरेन लिकर वॉज अलाउड, सिर्फ थोड़े अमाउंट ऑफ फॉरेन लिक्वर ही आप पी सकते थे। लेकिन क्या हुआ 1972 में, जब 100 ऑफ द पीपल डाइड ऑफ रॉट गट, जो क्या कहते हैं जो शराब होती है, जो ख़राब शराब होती है या जो कहते हैं मिलावटी शराब होती है, उसको पीने के बाद जब 100 लोग लगभग मारे गए थे 1972 में, तो इसको थोड़ा सा चेंज किया गया था। अब ये हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं कि मिजोरम, हरियाणा, आंध्रा, गुजरात, आप जो कहते हैं यहाँ सब भी जो है कहते हैं वो हुआ, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं नज़र आया। जैसे ये कह रहे हैं कि गुजरात में, अगर आपको, गुजरात एक ड्राई स्टेट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर लगभग 1960 से लिकर बैन कर दिया गया है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, कह रहे हैं कि एक ऐप चाहिए, आपके यहाँ घर में शराब डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा से बहुत ही एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू ये ले रहे हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा कंसीडर करते हुए बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। अभी जैसे बिहार है, बिहार में क्या कह रहे हैं, जो लोग वहाँ पर ड्रंकर हैं उनके सेवियर के रूप में नेपाल, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल के लोग आ रहे हैं, वो सब शराब को सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर जो है वो क्या है, बहुत ही पोरस बॉर्डर है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी, ये प्रोहिबिशन ऑफ द लिकर नहीं है, इट ओनली क्रिमिनलाइज द एक्टिविटी। ये क्या करता है, एक्टिविटी को सिर्फ क्रिमिनलाइज करता है। तो अब इसके बाद जो कहते हैं दूसरा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो राइट व्यू है। राइट व्यू का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ स्टैंड ले लेते हैं, और ये क्या कहते हैं, हाई अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट स्ट्रोक को बढ़ाता है, लीवर साइरोसिस जो होती है वो क्रॉनिकल प्रॉब्लम होती है लीवर की, उसको भी बढ़ा देता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम बेसिक नेसेसिटी, अगर आप जो कहते हैं शराब पीते हो, आप रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है आप रिसोर्सेज अपने डाइवर्ट करोगे फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज। जैसे मान लो आप कोई मजदूर है, वो 200 रुपये कमा रहा है, 150 की शराब पी ले रहा है, तो 50 रुपए में क्या परिवार चलाएगा वो। और जो वर्स्ट अफेक्टेड होते हैं वो क्या होता है, वुमेन होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के भी इससे केस नज़र आते हैं। अब ये दूसरा इन्होंने हेडिंग दिया है, रूनिंग हाउस होल्ड्स जो है कहते हैं इससे नष्ट हो रहे हैं या मतलब ख़राब हो रहे हैं, उन पर असर आ रहा है। जैसे बिहार में जो अल्कोहलिज्म है, मोर वल्नरेबल फॉर द पुअर स्टेट, ये जो है कहते हैं पुअर स्टेट में बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे गुजरात है, वहाँ पर ड्राई स्टेट है, ये वहाँ पर मे नॉट बी वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज दैट स्टेट इज ऑलरेडी एफ्लुएंट स्टेट, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिहार क्या है, हर स्टैंडर्ड में, हर मार्क में वो पीछे आ जाता है। तो इसलिए वहाँ पर अगर अल्कोहल को बैन किया गया तो हो सकता है उसके अच्छे रिजल्ट आए। अब जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, पीएम साहब ने वहाँ पर प्रकाश उत्सव जो गुरु गोविंद साहब के पर्व के ऊपर मनाया जाता है, वहाँ पर गए थे पटना साहिब में, तो उन्होंने वहाँ क्या किया था, नीतीश कुमार जी के इस अभियान को जो है कहते हैं बहुत ही श्रेय दिया था, अपलॉड किया था। और लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ खड़ी करता है कि ऐसे स्टेट को हरकुलियन टास्क होता है जिसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके सारी बाउंड्री जो है कहते हैं पोरस बॉर्डर है, अगल बगल स्टेट जो है पोरस बॉर्डर है, और वहाँ पर शराब की सप्लाई होती है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा, कंट्रेरियन इलीट ओपिनियन, इलीट क्लास जो कहते हैं बड़ी क्लास होती है, जो पैसे वाली क्लास होती है, अगर उसका कंट्रेरियन व्यू है तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
वो बहुत ज़्यादा पावर क्लास होती है, पावर क्लाउड उसे कहते हैं, उनके हाथ में होता है। तो अगर वो कंट्रेरियन अगर व्यू रखते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, और प्लेथोरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम भी आ सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं आखिरी में कि महात्मा गांधी जी की उस बात का क्या, जो इंटॉक्सिकेंट के कंजम्पशन को रोकने की बात करते हैं, डीपीएसपी के आर्टिकल 47 की बात क्या, जो इंटॉक्सिकेंट के कंजम्पशन को रोकने की बात करता है। तो इस तरीके से इन्होंने राइट व्यू में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। अब सेंटर व्यू थोड़ा सा बैलेंस लगता है। राइट व्यू में एक और बात है, जैसे नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में जो प्रोविजन आता है वो दो कंडीशन में आता है, जैसे पिटिस्टिक एंड टेम्परेंस मूवमेंट, ये दो एक सेक्ट होते हैं। इस सेक्ट का क्या कहना है, जैसे पिटिस्टिक होते हैं बहुत ही रिलीजियस होते हैं, और ये जो है कहते हैं अपने रिलीजियस कॉज को लेकर के प्रोहिबिट करते हैं, या लोगों को कहते हैं कि आप शराब मत पीजिए। टेम्परेंस क्या होता है, वो मॉडरेट कंजम्पशन करता है, कि लोगों को कहता है कि आप कंजम्पशन को बहुत ही मॉडरेट करते चले जाओ हैं। और अब इसलिए लोग वहाँ पर टेम्परेंस मतलब मॉडरेशन ऑफ द एक्टिविटी, वहाँ पर जो कहते हैं मॉडरेट करता है एक्टिविटी को आपको। तो अब हम सेंटर व्यू को डिस्कस करेंगे। सेंटर व्यू में इन्होंने जो कहते हैं क्या किया है, बहुत मतलब बैलेंस व्यू लिया है, थोड़ा सा एक्सट्रीम भी है लेकिन बैलेंस है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट फिजिबल नॉट डिजायरेबल, नीदर फिजिबल नॉट डिजायरेबल। लोगों के जो कहते हैं फूड या बेवरेजेस को अगर हम बैन करते हैं, ये ना तो फिजिबल है ना ही डिजायरेबल है। जबकि ये क्या कहता है, इंटरफेरेंस इन द पीपल ऑफ द राइट ऑफ फूड एंड चॉइसेस। जैसे गुजरात या नागालैंड में क्या आता है, गुजरात में तो फुल ड्राई स्टेट है, वहाँ पर पूरा बैन है, और नागालैंड में क्या है, वहाँ पर जो कहते हैं पाल्ट्री, नागालैंड में क्या है, वहाँ पर पार्शियल बैन है। जैसे मान लीजिए अब ये यूएस का केस देते हैं, वहाँ पर 1920 में 13 ईयर्स के एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज फाउंड, इट was found that it was very unpractical and interfering into the people's life। तो वहाँ पर फिर उसको हटा दिया गया। अब ये कह रहे हैं केरला में क्या हुआ, यूडीएफ इससे पहले जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट थी, यूनियन डेमोक्रेटिक फ्रंट जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या था, बहुत ड्रैकोनियन लॉ लाया था। उसने क्या किया था कि पूरा प्रोहिबिट कर दिया था लिकर कंजम्पशन को। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है कहते हैं बहुत सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जबकि इनर पार्टी राइवलरी की वजह से, मतलब जो इनर पार्टी के अंदर जो वो चलते हैं गुटबाजी होती है, उसकी वजह से ये जो है लेकर के आए थे इस ड्रैकोनियन जैसे लॉ को। और इसने क्या किया था, क्रिपलिंग ऑफ टूरिज्म, वहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्रिपल कर दिया था। और इसके बाद क्या हुए कि ड्रग एब्यूज, जैसे 2013 में 1974 थे, वो पढ़ करके क्या हो गए 1836 2016 में हो गए, लगभग डबल हो गए। तो ये कह रहे हैं कि जो है कहते हैं इससे प्रॉब्लम भी खड़ी होती है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, लॉट ऑफ होम्स टर्न्ड इनटू बार्स, बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बार्स में चेंज हो गए, जो वहाँ पर लिकर सप्लाई होने लगा। अभी जो नई गवर्नमेंट आई है एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसने क्या किया है, उदय भानु कमीशन की रिकमेंडेशन को जो है फॉलो करना चाह रहे हैं। और ये क्या करते हैं, वॉलंटरी एब्स्टिनेंस को फॉलो कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ द प्रोविजन। जैसे वो कहते हैं कि वॉलंटरी लोग जाएं, इसके एब्स्टिनेंस मतलब लोग खुद अवॉइड करें अगर इसको जो है पीना है नहीं पीना है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो एक रूल आया, हाईवे के ऊपर रूल आया कि आप 50 मीटर के दायरे में वहाँ पर कोई भी लिकर की जो आउटलेट है, लिकर की जो दुकानें हैं वो नहीं खुल सकती है। तो इसमें क्या हुआ कि जो अप मार्केट होटल क्या होते हैं, जो बड़े बड़े होटल होते हैं, बड़ी क्लास मतलब बड़े पैसे वालों के लिए जो कहते हैं, ज़्यादा पैसे वालों के लिए जो अप मार्केट होटल्स होते हैं, और वहाँ पर लिकर की सप्लाई होने लगी। एयरपोर्ट के डोमेस्टिक लाउंज हैं, वहाँ पर जो कहते हैं लिकर की सप्लाई होने लगी। तो उसको भी जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो रूल को बहुत ज़्यादा जो कहते हैं लोगों ने ट्वीक भी किया। बहुत सारे लोग इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आए और तरीके से फिर से लिकर को उस बैन को जो 500 मीटर रूल को ही जो है कहते हैं चेंज करने पर लग गए। किसी ने नेशनल हाईवे को किसी स्टेट ने स्टेट हाईवे और डोमेस्टिक रोड में चेंज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल को किसी तरह अवॉइड किया जा सकता है। अब हमें ज़रूरत क्या है इस बात की, हमें सोचने की सिर्फ ये बात है। यहाँ पे मेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको बहुत ही बैलेंस व्यू लेना है, बहुत ही फिजिबल और बहुत ही एक जो है कहते हैं कंसिडरेट हमको जो है कहते हैं यहाँ पर अपना आंसर लिखना है, बहुत ही एक बैलेंस व्यू लेकर के चलना है। तो ये सारा लेफ्ट सेंटर और राइट व्यू था। अब हमें क्या करना है कि इस आर्टिकल को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और आप इससे बहुत अच्छा डिस्कस कर सकते हैं। मुझसे जितना डिस्कस होना था वो मैंने कर दिया है, आप भी इस पर कर सकते हैं। और अब लास्ट आज का आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स नॉट सेडिशन। अब ये जो है कहते हैं, ये आर्टिकल लिखा गया है करण थापर का। इनका थोड़ा सा मुझे जो है कहते हैं जो इनके लॉजिक थे वो थोड़े से नहीं समझ में आए, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप सेडिशन के रूल को तभी लगा सकते हैं ओनली व्हेन इट वायलेट इनसाइड द वायलेंस। आप 124 सेक्शन 124 आईपीसी का जो एक्ट है वो तभी आप लगा सकते हैं जब आप किसी का इनसाइड वायलेंस मतलब वायलेंस को अगर जो कहते हैं भड़काता है, तभी आपको जो है कहते हैं सेक्शन 124A लगाना है।
अब इन्होंने क्या कहा कि 15 लोग एमपी में, 5 लोग राजस्थान में जो कहते हैं बुक कर दिए गए सेडिशन के केस में। खैर बाद में एमपी के जो 15 लोग थे उन पर तो हटा लिया गया, लेकिन एमपी के 5 लोगों पर नहीं हटाया गया। अब ये केस कहाँ से आ रहा है? अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया हार गई तो पाकिस्तान के लोग जो कहते हैं लोगों जो सपोर्ट में खड़े हो गए, एंटी इंडिया जो है कहते हैं मूवमेंट टाइप से हो गया एकदम से, पाकिस्तान जिंदाबाद और इस सब तरीके के नारे लगाए गए, पटाखे फोड़े गए। इन्होंने एक लॉजिक दिया कि जैसे मान लीजिए अगर आप इंग्लैंड में हैं, ओवल या किसी ग्राउंड में आप मैच देख रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपकी इंडिया कंट्री जीती है तो आप वहाँ पे इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो वहाँ के लोगों को जो है कहते हैं मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, तो हमको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिक हमें नहीं समझ में आया, क्योंकि हम वहाँ पे इंडियंस हैं, वी आर द इंडियंस, वी आर देयर टू सपोर्ट आवर कंट्री। अगर हम अपनी कंट्री को अपने जा करके कहीं भी सपोर्ट करते हैं तो ये बात समझ में आती है। पाकिस्तानी पीपल गो टू द इंग्लैंड या एनी अदर कंट्री, तो वहाँ पर सपोर्ट करें, वो बात समझ में आती है। लेकिन एक खेल है, खेल की भावना को आप समझने की कोशिश करिए। ये भद्रजनों का खेल कहा जाता है, सम्मानित लोगों का खेल कहा जाता है, तो इस तरीके से वहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी जैसे एक केस आया कि मसूरी में 50 साल से ज़्यादा लोग 50 साल से ज़्यादा कश्मीरी जो व्यापारी थे वहाँ पर रह रहे थे। कश्मीरी ट्रेडर्स वर टोल्ड टू लीव बिकॉज देयर चिल्ड्रन चैंटेड पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के बच्चे, उनके बच्चे, कश्मीरी व्यापारियों के बच्चों ने नारे लगाए, तो वहाँ के जो ट्रेड एसोसिएशन था उसने क्या किया है, उन लोगों से कहा कि आप यहाँ के मसूरी की जगह को छोड़ दो। तो ये थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम हो गया है, लेकिन जो है कहते हैं मतलब आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो ये भी मुझे थोड़ा समझ से बाहर मुझे नज़र आता है। अब ये क्या कहते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और ये क्लैरिफाई करते हैं कि 1962 में केदारनाथ सिंह जजमेंट जब आया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर वेरी क्लियर किया था कि 124 का ए का जो एक्ट है आईपीसी का, वो आप कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं। 1995 में क्या हुआ, बलवंत सिंह केस आया, उन्होंने क्या कहते हैं खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था खालिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं इज़ नॉट सेडिशियस। ये बात समझ में आती है। आप खालिस्तान जिंदाबाद कहो हिंदुस्तान में रह करके, या कश्मीर जिंदाबाद कहो, या नागालैंड जिंदाबाद कहो, या गोरखालैंड जिंदाबाद कहो, तो ये बातें समझ में आती है। लेकिन आप किसी और कंट्री को, जब हमारा कंट्री हारता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, और ये चीज़ें जैसे अभी पिछले साल 2016 फरवरी में जो जेएनयू में जो हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो ये सब बातें थोड़ा समझ से बाहर है। क्योंकि आप जो है कहते हैं अगर आपके कुछ सेंटीमेंट्स हैं तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके भी सेंटीमेंट्स हैं, आप उनके भी सेंटीमेंट्स को तो हर्ट करते हो। अगर हम आपके सेंटीमेंट्स को जो है कहते हैं ख्याल रखते हैं, तो आप हमारे भी सेंटीमेंट्स को ख्याल रखो। अब ये बातें अगर आप जो है कहते हैं पाकिस्तान में जाकर के कहो कि जो है कहते हैं मुंबई टेरर अटैक के कातिल जिंदा हैं और हम शर्मिंदा हैं, और ये सब बातें आप जाकर के कहो, तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे वहाँ पे चीज़ें होती हैं। या आप अमेरिका में जाकर के कहो कि ओसामा बिन लादेन तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। हम जो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हम आपस में भाई भाई हैं, और हमको इसी मोटो के साथ चलना है। इसी जो है कहते हैं वो जो है कहते हैं हमारा लोगो होना चाहिए। कुछ 1% पीपल जो है कहते हैं दोनों कम्युनिटी से आ जाते हैं, तो उनको हमें टोटल इग्नोर कर देने की जरूरत है। हमें बिल्कुल उनकी तरफ सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं सोसाइटी की जो हार्मनी है, जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, उसके खिलाफ वो जो है खड़े हो जाते हैं। तो अगर हम क्यों जो है उन 1% लोगों के खिलाफ जो है खड़े हो जाएं, और हम 99% जो पीपल हैं हम उनके साथ रहेंगे, हार्मोनी के साथ रहेंगे। हम ईद भी मनाएंगे, हम दिवाली भी मनाएंगे, और हम होली भी मनाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी करता है। जैसे अरुण जेटली साहब हैं, ये जो कहते हैं गए थे, उन्होंने क्या कहा, फ्री स्पीच डज नॉट अलाउ यू टू हर्ट सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। ये बात हमें भी समझ में आती है, हमें भी थोड़ा ठीक लगी कि आप जो कहते हैं फ्री स्पीच को जो कहते हैं किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो सीजन्ड पॉलिटिशियन है अरुण जेटली जैसे लोग, तो इन लोगों को इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। तो ये बात सही है, आप किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को अपनी फ्री स्पीच कैसे कह सकते हो। और जो आपको क्या करना है कि सेडिशन का थोड़ा सा समझ सकते हैं, थोड़ा सा इस पे मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी जेएनयू के जो केस थे, या अभी आर्टिकल जो 19(1) से लेकर के 19(G) है, उसमें जो भी है वो आप जो कहते हैं फ्री स्पीच का जो पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गया, तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के आर्टिकल में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।